हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुरदेव सिंह एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ सीबीसी अबोहर। इस वीडियो में हम पंजाब जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जिनके एग्जाम्स के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ना सिर्फ हम क्वेश्चंस कवर करेंगे बल्कि इनके रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये हमारी साइट है, वेबसाइट cbceexamguru.com। इस पे बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल ऑलरेडी पड़ा है एंड हम रोज़ इस पे कुछ ना कुछ अपलोड करते रहते हैं। सो एक बार इसको ओपन ज़रूर करके देखना। और हम एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कि कौन सा एग्ज़ाम निकला है, वो भी हम इस पे अपडेट देते रहते हैं। हमारे सीबीसी अबोहर जो हेड ऑफिस है सीबीसी का, उस पे नए बैच शुरू होने जा रहे हैं। पंजाब एग्ज़ाम्स, बैंक क्लर्क, एसएससी, बैंक पीओ। और ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पे आप फ़ोन करके जो भी आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पेप्सू के पहले सीएम का क्या नाम था। और पेप्सू के बारे में आपको बता दूं, पेप्सू की फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ये 1948 में बना था और 1956 में आते आते ये पंजाब के साथ ही मर्ज हो गया था। और इसके अंदर 8 रियासतें थी: पटियाला, नाभा, जींद, कपूरथला, नालागढ़, कलसियाँ, मलेरकोटला एंड फरीदकोट। हाँ, 8 हो गई। और इसके जो पहले राज प्रमुख, गवर्नर को उस समय राज प्रमुख कहते थे, उनका नाम था यादविंदर सिंह। और ये जो यादविंदर सिंह थे, ये पटियाला के उस समय महाराजा थे। और पेप्सू की जो कैपिटल थी, यानी कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, वो भी पटियाला में ही थी। और चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। और पेप्सू के पहले सीएम का क्या नाम था, तो उनका नाम था ज्ञान सिंह राडेवाल। जी हाँ, ज्ञान सिंह राडेवाल। तो बाकी ऑप्शनों को एक बार देख लेते हैं। गोपीचंद भार्गव, गोपीचंद भार्गव जो थे पंजाब के पहले सीएम थे, पेप्सू के नहीं, पंजाब के। और ये 1948 वाला पंजाब है, 1966 वाला नहीं। 1966 में तो उस समय शायद राष्ट्रपति राज लगा हुआ था। और उसके बाद जो बने थे वहाँ के पहले सीएम, उनका नाम था ज्ञानी गुरमुख सिंह। ज्ञानी गुरमुख सिंह। ये 1948 वाले जो सीएम थे, उनका नाम था गोपीचंद भार्गव। और जो 1948 में पंजाब बना था, उसके पहले जो गवर्नर थे, उनका नाम था चंदूलाल त्रिवेदी। जी हाँ, जो फोर्थ ऑप्शन है। बट 1966 में जो पंजाब बना था, तब वहाँ पर जो पहले गवर्नर थे, उनका नाम था धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह आप सुन ही लीजिए, और लिखा जा नहीं रहा मेरे से। और प्रकाश सिंह बादल तो खैर हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल का उस समय आए नहीं थे अभी पॉलिटिक्स में। वैसे आ गए थे 1957 में, शायद ये पहली बार एमपी एमएलए बने थे, लेकिन 1948 में तभी नहीं आए थे। चलो, तो इसका आंसर है, पेप्सू के पहले सीएम हैं ज्ञान सिंह राडेवाल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अमृता प्रीतम, उनको उनकी कौन सी ऐसी रचना है जिनके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और मैं आपको बता दूं, अमृता प्रीतम को बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण। पद्मश्री के बारे में आपको बता दूं, ये हमारा 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एंड पद्म विभूषण हमारा 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और पहला सिविलियन अवार्ड तो आपको पता ही होगा, जो कि भारत रत्न है ऑब्वियसली। एंड ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये लिटरेसी में हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया में। तो ये पुरस्कार इनको 1981 में दिया गया था, 1982 में नहीं, 1981 में दिया गया था। और ये इनको दिया गया था कागज़ पे कन्वस के लिए। और अमृता प्रीतम की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि अज अखां वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल एंड रसीदी टिकट, सुनेहे। अन्य घोड़े दा दान इनकी नहीं है, ये गुरदयाल सिंह की है। गुरदयाल सिंह को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, पर वो नॉवलिस्ट हैं। और इनके स्टोरीज भी हैं, नॉवल भी हैं अमृता प्रीतम के, और पोइम्स भी हैं। अज आखां वारिस शाह नूं, वो भी एक पोइम है। ये जो स्नेहे है, ये भी एक पोइम है। और ये रसीदी टिकट, मैं आपको बता दूं, रसीदी टिकट इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी जी। और गुरदयाल सिंह जो हैं, जिन्होंने अन्य घोड़े का दान लिखी है, अन्य घोड़े का दान, इनकी डेथ अभी हुई है 2016 में। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1999 में। और
इस साल का जो 2016 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला था रघुवीर चौधरी को। रघुवीर चौधरी गुजराती कवि हैं और 2016 का पुरस्कार उनको मिला। और अमृता प्रीतम के बारे में आपको एक बात और बता दूं। अमृता प्रीतम वो पहली महिला है जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। जी हाँ, इससे पहले किसी भी महिला को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला था। और ये पंजाबी की पहली राइटर हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इससे पहले किसी भी पंजाबी राइटर को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था और इसके बाद मिला था गुरदयाल सिंह को। जी हाँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिखों के 11वें गुरु हैं और उनकी होली बुक है, इनको ट्रांसलेट किसने किया इंग्लिश में? तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में आपको बता दूं कि ये 1604 ईस्वी में बनाया था। गुरु अर्जन देव जी ने इसको बनाया था, तब इसको पोथी साहिब कहा जाता था। उन्होंने इसमें अपनी जो रचनाएं हैं, अपनी जो लिखते हैं वो इसमें लिख दी थी और इसमें पिछले 4 जो गुरु हैं उनकी भी लिखते हैं इसमें शामिल थी। और इसके बारे में आपको और बता दूं, इसमें 5 गुरुओं के अलावा कई संतों की बाणी भी है, जैसे भगत कबीर, भगत नामदेव, रविदास, शेख फरीद, त्रिलोचन, धन्ना, सूरदास और परमानंद। और भी हैं, आप इनको याद कर लीजिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन नहीं है, तो वैसे तो बुल्ले शाह के आने के चांस है। बुल्ले शाह की बाणी इसमें नहीं है। एक बार मैंने देखा था क्वेश्चन, शायद इसमें लिखा हुआ था कि बुल्ले शाह की बाणी इसमें है, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इसको ट्रांसलेट किसने किया इंग्लिश में? तो इसको ट्रांसलेट किया अर्नेस्ट ट्रम्प ने। जी हाँ, अर्नेस्ट ट्रम्प। और ये फिलोलॉजिस्ट थे जर्मन के। अब मैं आपको बता दूं फिलोलॉजिस्ट क्या होते हैं। फिलोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हिस्टोरिकल जो भाषाएं हैं उनकी स्टडी करते हैं और उनका शोध करते हैं, उनको ट्रांसलेट करते हैं। अर्नेस्ट ट्रम्प ने ना सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, बल्कि भाई बालाजी की जो जनसाखी है उसको भी ट्रांसलेट किया था। तो और दूसरी ऑप्शन पे आते हैं, चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस वो हैं जिन्होंने गीता को ट्रांसलेट किया था। जी हाँ, चार्ल्स विल्किंस ने गीता को ट्रांसलेट किया था और अर्नेस्ट ट्रम्प ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब। और चलिए तीसरी ऑप्शन पे आते हैं। तीसरी ऑप्शन का इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, पर मैंने सोचा ऑप्शन कोई मिल नहीं रही तो इसको डाल देते हैं। जॉन लॉरेंस वो हैं जो पंजाब के पहले चीफ कमिश्नर थे। जी हाँ, पंजाब के पहले चीफ कमिश्नर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि पंजाब के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे। और चौथी ऑप्शन है वार्न हास्टिंग। वार्न हास्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर थे, इंडिया के नहीं, बंगाल के। और अगर पूछें कि इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें इन्होंने कहा था कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो इंडिया का गवर्नर जनरल होगा। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं वो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे, ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये गुरु ग्रंथ साहिब को जो 11वें गुरु का दर्जा दिया गया था ये 1708 में दिया गया था। 1708 में जब गुरु गोविंद सिंह जी जब ज्योति जोत समाये थे तो इनको 11वें गुरु का दर्जा दिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। बीके दत्त का पूरा नाम था बटुकेश्वर दत्त। इन्होंने 2 हार्मलेस बॉम्ब, यानी कि ये किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थे, ये बस अंग्रेज सरकार के कान खोलने के लिए था। तो इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बॉम्ब फेंके। कब फेंके इन्होंने ये बॉम्ब? इन्होंने बॉम्ब फेंके 8 अप्रैल 1929 को, यानी कि इसका आंसर है बी, 1929 को। और इसके बारे में आपको और बता दूं, इन्होंने 2 बिल थे उनके खिलाफ जो ये बॉम्ब फेंके, उनका नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो इन दोनों बिल के खिलाफ इन्होंने ये बॉम्ब फेंके। इसके पर मुकदमा हुआ और इन दोनों को आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन जो भगत सिंह था और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी हुई। तो इनको फांसी इस मुकदमे के लिए नहीं हुई थी, इनको हुई थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस क्या है इसके बारे में आपको बता दूं कि भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव ने सैंडर्स की हत्या की थी। वैसे वो मारने को स्कॉट को गए थे, लेकिन स्कॉट बच गया और सैंडर्स मर गया। तो
इन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सांडर्स की हत्या की। तो इसके लिए इनको 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हुई। वैसे इनको इनकी फांसी होनी तो चाहिए थी 24 मार्च को, लेकिन अंडरग्राउंड तरीके से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च यानी कि 23 मार्च की शाम को इनको फांसी दे दी गई। वैसे शाम को फांसी देते नहीं है, लेकिन अंडरग्राउंड तरीके से दी थी तो इनको शाम को ही फांसी दे दी गई थी। और इनके जो आधे जले हुए मृतक शरीर हैं इनको सतलुज नदी में बहा दिया था। और इनके याद में एक स्मारक भी बना हुआ है हुसैनी वाला फिरोजपुर के पास। तो इनको 1931 23 मार्च को इनको फांसी हो गई थी। वैसे इनकी जो कुर्बानी है वो भुलाई नहीं जा सकती। ऐसे ही जो शहीद हैं जिनकी वजह से हम आज फ्री इंडिया में सांस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। चलिए, ये तो बहुत ही लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिखों का कैलेंडर यानी कि नानकशाही कैलेंडर, इसको नाम गुरु नानक देव जी के नाम से मिला है। तो इस कैलेंडर के हिसाब से साल का पहला दिन कौन सा होता है? तो इस हिसाब से साल का पहला दिन होता है 1 चैत। और ये 1 चैत पड़ता कब है? ये 1 चैत पड़ता है 14 मार्च को, 14 मार्च। और नानकशाही कैलेंडर के बारे में बता दूं कि इसको सबसे पहले शुरू किया था बंदा सिंह बहादुर ने, बाबा बंदा सिंह बहादुर। और नानकशाही कैलेंडर के अलावा उन्होंने नानकशाही सिक्के भी लॉन्च किए थे, लेकिन जो बड़े पैमाने पर नानकशाही सिक्के जो लॉन्च किए थे वो किए थे महाराजा रंजीत सिंह ने। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और आप मेरे को बताइए कि जो हमारा जो नेशनल कैलेंडर है यानी कि इंडिया का जो नेशनल कैलेंडर है वो कौन सा है और कब इसको अडॉप्ट किया गया? ये दोनों बातें आपको कमेंट्स में लिख के बतानी। अगला क्वेश्चन, पोंग डैम कहाँ पे स्थित है, मतलब कौन सी रिवर पे है? तो पोंग डैम आपको बता दूं कि ये इस नदी का पुराना नाम था बिपाश। तो आपको समझ आई गई होगी कि कौन सी नदी का पुराना नाम बिपाश था। तो इसका नाम है ब्यास नदी का पुराना नाम था बिपाश। और ब्यास नदी पर ये जो डैम बना हुआ है, लेकिन ये है पंजाब में नहीं है, ये है हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश में है। और ब्यास और सतलुज नदी के बीच के जो इलाका है उसको हम दोआबा कहते हैं। और सतलुज के जो नीचे का इलाका है उसको हम मालवा कहते हैं। और रावी और ब्यास का जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं माझा। और जो बात चली रही है कि जियोग्राफी की, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा डीप में बता दूं, तो इसलिए मैंने ये मैप डाउनलोड किया है। इसमें आप जो देख रहे हैं ये जो लाल कलर की लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये है सतलुज नदी। और ये जो नीली वाली लाइन है ये है ब्यास नदी। और ये जो हिस्सा है छोटा सा, इधर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। पोंग डैम कुछ यहाँ पे है पोंग डैम। और ये जो आप हरी वाली लाइन देख रहे हैं इस नदी का नाम है रावी। ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका, इसको हम कहते हैं दोआबा। और ये जो जिसने बहुत सा एरिया घेरा हुआ है पंजाब का, इसको हम कहते हैं मालवा। और ये जो इलाका है इसको कहते हैं माझा। माझा का जो मतलब होता है वो होता है सेंटर वाला, यानी कि ये जो पुराना पंजाब था, वैसे तो ये सेंटर में नहीं लग रहा है, सेंटर में तो खैर अब ये लग रहा है, लेकिन जब वो पुराना पंजाब था यानी कि आज़ादी से पहले का, तो ये इलाका था जो बिल्कुल सेंटर का था। और इसके साथ ही यहाँ पे झेलम नदी और सिंध नदी और जो भी नदियाँ हैं वो भी थी, इसलिए इसको नाम सप्त सिंधु दिया जाता। झेलम चिनाब यहाँ पे सब थी और यहाँ पे आके कहीं इकट्ठी हो जाती हैं सब। तो ये जो है ये मालवा, ये दोआबा और ये माझा, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर कोई पूछे कि कौन सी रिवर है जो सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज को छूती है डिस्ट्रिक्ट की, तो वो है सतलुज, यानी कि यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, चलिए आप समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है, एसजीपीसी के पहले प्रधान का क्या नाम था? एसजीपीसी जिसकी फुल फॉर्म है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, तो इसके पहले प्रधान का आपको नाम बताना है। तो एसजीपीसी का प्रधान का नाम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एसजीपीसी 1920 को बनी थी। 1920 को बनी थी। इसकी पहली मीटिंग हुई थी 12 दिसंबर 1920 को।
लेकिन जो सिख गुरुद्वारा एक्ट पास हुआ था वो पास हुआ था 1925 को। और जब ये एक्ट पास हुआ तो इसके अंडर जो एसजीपीसी बनी थी तो वो बनी थी 1 नवंबर को, 1 नवंबर। और जो 1920 में जो एसजीपीसी बनी थी तब वहाँ के प्रधान थे सुंदर सिंह मजीठिया, और जो 1925 में बनी थी तब उनके प्रधान थे बाबा खड़क सिंह। वैसे तो ये दोनों ही इसके आंसर है, लेकिन अगर दोनों आ जाएं तो आपको लगाना बाबा खड़क सिंह है, क्योंकि ये ऑफिशियली बना था। तो एसजीपीसी के प्रधान है बाबा खड़क सिंह। वैसे तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ आएंगे नहीं, तो अगर बाबा खड़क सिंह आ जाए तो बाबा खड़क सिंह लगाना है, लेकिन नहीं तो सुंदर सिंह मजीठिया। और एसजीपीसी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आपको पता ही होगा कि एसजीपीसी से पहले जो गुरुद्वारे थे उनको महंतों द्वारा चलाया जाता था, लेकिन वो अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करने लग गए थे। तो कई जगह पर शराब शराब सेवन जैसे और रेप जैसी घटनाएं सामने आने लगी थी। तो इन सबको, यानी कि महंतों से जो गुरुद्वारे थे उनको छुड़वाने के लिए एसजीपीसी का गठन हुआ। और 1923 को जो एसजीपीसी है इसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया था। 1923 को अनलॉफुल, और 1925 में इसका एक्ट पास किया था और ऑफिशियली इसको लॉन्च किया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको अनऑफिशियल यानी कि अनलॉफुल कब इसको डिक्लेयर किया गया था? तो इसको अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया था 1923 को, 1923। तो अवतार सिंह मक्कड़ ये हमारे जो अभी के जो प्रधान थे एसजीपीसी के वो थे, यानी कि इनको ये बदल चुके हैं, अब इनकी जगह पे आए हैं कृपाल सिंह बड़ूंगर, कृपाल सिंह बड़ूंगर। तो ये सारी ये बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें जो श्लोक शेख फरीद के हैं, यानी कि बाबा फरीद जी के जो श्लोक हैं, उनमें गुरु साहिब के कितने श्लोक हैं? इन श्लोकों में कुछ श्लोक गुरु साहिब गुरुओं ने भी लिखे हैं, तो आपको बताना है कि गुरु साहिब के इसमें श्लोक कितने हैं। अगर वो मैं पूछूं कि शेख फरीद के श्लोक कितने हैं, तो शेख फरीद के श्लोक हैं 112। लेकिन यहाँ पे गुरुओं की बात हो रही है कि इनमें गुरुओं के श्लोक कितने हैं, तो गुरु साहिबान के श्लोक हैं 18। जी हाँ, 18। और मैं शेख फरीद के बारे में आपको कुछ बता दूं कि इनका जो पूरा नाम था, इनका नाम था ख्वाजा फरीदुद्दीन मसाद गंज शक्कर। इनको गंज शक्कर कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गंज शक्कर किनको क्या कहा जाता था, तो वो कहा जाता था शेख फरीद को। और बाबा फरीद जी के नाम से एक शहर भी है जिसको हम फरीदकोट के नाम से जानते हैं। फरीदकोट का पहले से नाम फरीदकोट नहीं था, पहले इसको कहा जाता था मोकलहर, मोकलहर। और मोकलहर इसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि वहाँ का जो राजा था उसका नाम था मोकल सी सॉरी, मोकल सी। तो उन्होंने शेख फरीद जी को पकड़ लिया। और पहले जो है वो किसी को भी पकड़ लेते थे राजा महाराजा, और कहते थे कि किला बनाने में सहायता करो, यानी कि किला बनाने में काम करो। तो उन्होंने शेख फरीद जी को काम पे लगा लिया। और जब देखा कि जो उन्होंने जो बट्ठल होता है, क्या क्या कहते हैं उसको, जो भी है होता है, उस पर जो लेके जा रहे थे सामान, तो वो जो उनके सिर से 1 फीट ऊपर उड़ रहा था, यानी कि बिना किसी सहारे के। तो इसके बारे में जब मोकल सी को पता चला तो उन्होंने माफ़ी मांगी शेख फरीद जी से। और और उनका जो फरीदकोट का जो नाम है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया, फिर बाबा फरीद जी के नाम से। तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो शेख फरीद हैं ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को के डिसिपल थे, यानी कि उनको मानते थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और चलिए ये खैर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो बाबा बंदा सिंह बहादुर है, इनको नंगल से जब इनको पकड़ा गया था, तब इनको जो दिल्ली में ले जाया गया था, या जहाँ पर उनको शहीद किया गया था, या जहाँ पर उनको कहा गया था कि इस्लाम को कबूल करो, तो तब उनको ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर ही लेके गए थे। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये वही क्वेश्चन है, बस बार बार रिपीट होते रहते हैं। जो जो मैंने आपको तथ्य बताए हैं, इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। इस बार ये नहीं आया तो उन्होंने कुछ और पूछ लेना है। तो ये सारे तथ्य आपको याद करके जाने हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, रुखते ऋषि। रुखते ऋषि किनके द्वारा लिखी गई है? तो रुखते ऋषि के बारे में आपको बता दूं कि इसको सरस्वती सम्मान मिल चुका है। इस राइटिंग को सरस्वती सम्मान मिल चुका है। तो सरस्वती सम्मान
उसी राइटिंग को मिलता है, जो पोइम हो या सॉन्ग हो। तो ये रुकते रहिए एक पोइम है, और ये लिखी गई है हरभजन सिंह द्वारा, हरभजन सिंह। और सरस्वती सम्मान के बारे में आपको बता दूं कि ये उन सभी लैंग्वेज के लिए दिया जाता है, उन सभी लैंग्वेज में जो पोइम्स लिखी गई हैं जो हमारे शेड्यूल 8 में है। और शेड्यूल 8 हमारा 3 बार अमेंड हो चुका है, यानी कि इसमें 3 बार नई भाषाएं करी जा चुकी हैं। शुरुआत में इसमें सिर्फ 14 लैंग्वेज थी, और अब इसमें 22 लैंग्वेज हैं। तो जो 21st जो अमेंडमेंट हुई थी 1967 में, तो उसमें सिंधी को ऐड किया गया था। और जो 71st जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था 1992 में। और जो 92nd अमेंडमेंट हुई थी उसमें 4 भाषाएं ऐड की गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और सेंथली। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा जो हमारा की अपर हाउस है, इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। इसमें पंजाब की कितनी रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि पंजाब से कितने एमपी हैं जो राज्यसभा में जाते हैं। तो जो टोटल राज्यसभा जो पंजाब से जाते हैं वो हैं 7। 7 जो एमपी हैं वो राज्यसभा में जाते हैं, और 13 जाते हैं लोकसभा में। लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं, एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस। तो ये आपको याद रखना है। तो टोटल जाते हैं 13 और 7, 20 मेंबर जो हैं, 20 एमपी जाते हैं पार्लियामेंट में। तो बात जो है राज्यसभा की चल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा में 2 ही यूटी हैं ऐसी जिनकी रिप्रेजेंटेशन है। तो एक तो है दिल्ली और दूसरी है पुडुचेरी। ये दोनों स्टेट्स ही हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन है जो राज्यसभा में है, और किसी भी जो यूटी है उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो यूटी आपको पता ही होगा कि हमारी कुल 7 यूटी हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़। तो ये आपको याद रखनी है हमारी यूटी। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो हमारे जो हमारे जो 5 तख्त हैं, सिखों के 5 तख्त, उनमें से जो पंजाब में कितने हैं। तो आपको जो 5 तख्त हैं उनको पता होना चाहिए। एक तो है तख्त श्री केसगढ़ साहिब, पटना साहिब, हजूर साहिब, अकाल तख्त और तख्त श्री दमदमा साहिब। तो जो 3 जो तख्त हैं वो पंजाब में ही है। और मैं बता दूं कौन कौन से तख्त पंजाब में है। एक तो अकाल तख्त जो कि अमृतसर में है, तख्त श्री केसगढ़ साहिब जो कि अनंतपुर साहिब में है, रोपड़ के पास, और तख्त श्री दमदमा साहिब जो कि तलवंडी साबो में है। तो जो बाकी के 2 तख्त हैं वो तख्त श्री पटना साहिब वो पटना बिहार में है, और तख्त श्री हजूर साहिब वो नांदेड़ में है, नांदेड़ महाराष्ट्र में। तो जो 3 तख्त हैं वो जो पंजाब में है वो सिख गुरुओं ने बनाए थे, और जो लास्ट वाले 2 जो कि पटना और नांदेड़ में है वो महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाए थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से सबसे पुराना तख्त कौन सा है। तो सबसे पुराना तख्त है अकाल तख्त। ये गुरु हरगोबिंद जी ने बनाया था 1609 में, 1609। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कब बना था, 1609 में। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो कि महाराजा रणजीत सिंह के साथ साइन की थी अंग्रेजों ने। तो ये जो ट्रीटी थी ये एक हिसाब से सीज फायर था कि ना हम आप पे अटैक करेंगे, ना आप हम पे अटैक करना, आप हमको कोऑपरेट करना और हम भी आपको कोऑपरेट करेंगे। तो ये साइन हुई थी महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। ये कब हुई थी साइन। तो ये साइन हुई थी 1809 में, 1809 में। तो अगला क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह की कैबिनेट में फॉरेन मिनिस्टर कौन थे। तो आपने ये नहीं सोचना है कि महाराजा रणजीत सिंह है तो जो फॉरेन मिनिस्टर होगा वो भी कोई सिंह या सिख ही होगा, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की सोच थी वो सेकुलर थी, वो सभी धर्मों को एक समान मानते थे, और कोई राज्य का कोई खास धर्म नहीं था कि सभी के सभी सिख ही होंगे, वो सभी सभी धर्मों को एक समान मानते थे। तो जो उनका फॉरेन मिनिस्टर था वो था फकीर अजीजुद्दीन। जी हाँ, वो एक मुसलमान था। तो जो महाराजा रणजीत सिंह का जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री था वो था ध्यानचंद। तो इसलिए सेकुलर, इनके राज को सेकुलर राज कहा जाता है, जिसमें धर्म की कोई खास जगह ना हो। और ये जो तीसरी ऑप्शन है यानी कि शेर सिंह अटारी वाला, ये इन्होंने सेकंड एंग्लो सिख वार में काफ़ी अच्छा मतलब कि इन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी जो हमारा पंजाब है वो अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। तो जो फोर्थ ऑप्शन है साहिब सिंह बेदी, ये इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की ताजपोशी की थी।
इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की ताजपोशी की थी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ताजपोशी किसने की थी, तो वो साहिब सिंह बेदी। और जो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में आपको बता दूं कि महाराजा रणजीत सिंह शुक्र चकिया मिसल से संबंधित थे। और इनकी जो सास थी सदा कौर, इन्होंने इनकी राजनीति में बहुत सहायता की। तो उनके बारे में पूछ सकते हैं कि वो कौन सी मिसल में से थी, तो वो थी कन्हैया मिसल से। तो ये आपको याद रखना है, उनकी सास जो है वो कन्हैया मिसल से थी, तो महाराजा रणजीत सिंह वो शुक्र चकिया। और शुक्र चकिया मिसल के जो संस्थापक हैं वो चढ़त सिंह को माना जाता है। और महाराजा रणजीत सिंह के जो पिता का नाम है उनका नाम है महासिंह। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। तूतावाड़ा खूह, तूतावाड़ा खूह किन के द्वारा लिखा गया है, तो तूतावाड़ा खूह जो है लिखा गया है सोन सिंह शीतल द्वारा, सोन सिंह शीतल। और इस बार पटवारी में एक क्वेश्चन भी आया था कि जुग बदल गया किन के द्वारा लिखा गया है, तो जुग बदल गया जो है वो भी सोन सिंह शीतल के द्वारा ही लिखा गया है। और जो जुग बदल गया एक नॉवल है, ये एक नॉवल है जुग बदल गया, और इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये आपको याद रखना है, ये एक नॉवल वह है और इसके लिए आपको इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्योंकि आजकल ये भी पूछ लेते हैं कि जो राइटिंग है ये क्या है, पोइम है, नॉवल है, कहानी है। तो ये आपको याद रखना है कि जुग बदल गया जो है वो एक नॉवल है और इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। एक छिट चानन दी, एक छिट चानन दी किनके द्वारा लिखी गई है, तो एक छिट चानन दी जो है ये करतार सिंह दुग्गल द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको याद रखना है। और नानक सिंह की भी कई पोइम्स हैं जो फेमस हैं, जैसे कि एक म्यान दो तलवारां, चिट्टा लहू, ये इनकी जो फेमस राइटिंग है। और भी हैं, आप नेट से देख लेना, नहीं तो अगली वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। तो ये आपको याद रखना है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो आप कोऑपरेट करना, और मैं और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा जो कि आपके लिए लाभप्रद होंगे। तो थैंक्स।